हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे सीडीपी के फ्रेंड्स, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पीवाईक्यू के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा, इसमें 31 नंबर वाला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। इसमें पूछा गया है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं जो है तो निम्न से संबंधित नहीं होती। तो स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से या अनुकूलन से। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि क्रांति से। क्रांति से जो है तो सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी में महिलाएं जो है तो संबंधित नहीं होती। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है कि नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड देखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यानी नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य इसमें पूछा गया है कि क्या है। तो कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। उसके बाद है कि उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता। सी है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। उसके बाद डी है कि छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो देखिएगा, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है तो वो है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। तो गिलफोर्ड के अनुसार इसमें पूछा गया है कि संवेगों का जो है प्रकार नहीं है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन या कृत्रिम। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो है तो संवेगों का प्रकार नवीन जो है तो ये नहीं है। संवेगों का जो है नवीन प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 34 नंबर है कि प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रेरणा का स्रोत जो है तो निम्न में से कौन सा नहीं है। आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो प्रेरणा का स्रोत जो होता है तो ये आदत यानी हैबिट, तो इन जो है निम्न में से नहीं होता है। तो प्रेरणा का स्रोत इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आदत यानी हैबिट जो है तो ये प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ए है सामाजिक बालक को, बी है पिछड़े बालक को, सी है मंदबुद्धि बालक को या डी है प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा इसमें पूछा गया है कि दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो है तो ये पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन में क्या संबंधित नहीं है दृष्टिबाधित बालक में से। तो ब्रेल लिपि, त्रिविमीय आकृतियों का स्पर्श, विशेष प्रकार की छड़ी। तो ये देखिएगा, ये तीनों तो जो है तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए संबंधित है ये तीनों। उसके बाद देखिएगा हियरिंग एड। तो हियरिंग एड जो है ये दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा इसमें पूछा गया है संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो विशेष शिक्षा देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या सी है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या डी है कि पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो देखिएगा, विशेष शिक्षा जो है
ये संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक देखिएगा तो निम्न में से क्या नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख। तो प्यास, निद्रा, भूख जो है तो ये जन्मजात अभिप्रेरक है, ये जन्म से ही होता है। लेकिन जो है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, तो सुरक्षा जो है तो ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। तो अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1) या अनुच्छेद 30(2). तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 30(1) जो है तो ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30(1) के तहत होता है ये। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, आकलन यानी गणना। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या उसके बाद बी है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। 3 है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। उसके बाद 4th नंबर है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो फ्रेंड देखिएगा कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी गणना का जो है तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2nd नंबर वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभिक किया गया था ताकि क्या हो कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बी कह रहा है। सी है कि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या 4th है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में कहा गया कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डांट डांट के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें डांट डांट के अनुरूप बदलना होगा। तो व्यवस्था बच्चे, उसके बाद परिवेश परिवार, उसके बाद है कि बच्चे परिवेश, 4th है कि बच्चे व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो है व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो ए है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग,
उसके बाद बी है करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना। 3 है कि थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। उसके बाद 4 है कि व्यक्तिगत अधिगम क्षमता, समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो फ्रेंड देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो फ्रेंड देखिएगा, परीक्षा में तनाव जो है निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो ए है संज्ञान भावना, बी है तनाव विलोपन, 3 है कि निष्पत्ति चिंता, उसके बाद 4 है संज्ञान प्रतियोगिता। तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये जो है संज्ञान भावना संबंध को स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन यानी सीखने में आकलन, गणना किस लिए आवश्यक होता है। तो ग्रेड एवं अंकों के लिए, उसके बाद बी है कि जांच परीक्षण के लिए, सी है कि प्रेरणा के लिए, तथा 4 है कि पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि अधिगम में आकलन यानी सीखने में आकलन या गणना किसके लिए आवश्यक होता है। तो ये आवश्यक होता है प्रेरणा के लिए और इंस्पायरेशन के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रेरणा यानी इंस्पायरेशन, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो होती है तो वो होती है प्रेरणा। प्रेरणा जो है तो ये कार्य को आरंभ करेंगे आप, उसके बाद उसको जारी रखेंगे तथा उसकी प्रक्रिया को आप नियमित करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेरणा यानी इंस्पायरेशन। आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा होगी तभी आप जो है कार्य को आरंभ करेंगे तथा उसको जारी रखेंगे और उस प्रक्रिया को आप नियमित रूप से करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा प्रेरणा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है। संवेग यानी क्रोध व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा है। यह कथन जो है तो निम्न में से किसने दिया है। पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रास ने। तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन फ्रेंड्स इसे दिया है वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड देखिएगा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट है क्षमता निर्माण का अभाव, उसके बाद सेकंड है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, 3 है कि अलगाव, 4 है संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है वो है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कीजिए। इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणा यानी इंस्पायरेशन से जो है तो संबंधित सही क्रम कौन सा है। तो प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, उसके बाद बी है कि आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, सी है प्रोत्साहन, प्रणोद या आवश्यकता, तथा डी है कि आवश्यकता, प्रोत्साहन और प्रणोद। तो अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इसमें देखिएगा कौन सा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब फ्रेंड देखिएगा, इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत इसमें पूछा गया है, तो निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। तो ये देखिएगा, व्यवहारवादों का, संरचनावादों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है तो ये गेस्टाल्टवादियों का जो है योगदान है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।